हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग ईएलएन के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अभी इस संडे में जो टेस्ट हुआ है उसका टेस्ट सॉल्यूशन चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसा मैं इसलिए करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो मुझसे फिजिक्स पढ़ते हैं वो ईएलएन का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए हुए हैं और सॉल्यूशन को लेके परेशानी उनको होती है। तो बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि सर आप वीडियो सॉल्यूशन ही बना दिया करिए ताकि सबको उसका फायदा मिल जाया करे। तो ये देखते हुए बच्चों, मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन ही आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना डिले करते हुए, बिना इधर उधर की बातें करते हुए सीधे सीधे कंटिन्यू करते हैं बेटा क्वेश्चन से। जो अभी इस संडे में क्वेश्चन हुआ था वो वाले पेपर को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए पहला सवाल जो इस टेस्ट सीरीज के पेपर में पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों इस क्वेश्चन में सिंपल सा एक ग्राफ बना के दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शंस हैं। स्लोप के बारे में बात की गई है। देखिए y और x के बीच में दो ग्राफिक्स बने हुए a और b, दोनों ही लीनियर हैं, दोनों ही लीनियर है और इनके बीच में डॉटेड लाइन ऐसे बनाई गई है और कुछ एंगल्स यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं। सवाल ये है कि सर ऐसा है कि यहाँ आप ये बताइए कि स्लोप किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका कितना होगा। तो हम पहला ऑप्शन चेक करें, स्लोप ऑफ ये इज 45 डिग्री। क्या ऐसा है बेटा? स्लोप आप ये देखिए, यहां से यहां तक का जो एंगल है क्या आपको 45 डिग्री दिखाया गया है, यहां से यहां तक का जो है ये आपको 15 डिग्री दिखाया गया है। तो यहां से यहां तक का जो एंगल होगा बेटा ये 30 डिग्री होना चाहिए। 45 माइनस 15, इसका मतलब जो ए है बेटा, ये के लिए जो स्लोप होगा, ये के लिए जो बच्चों स्लोप होगा जिसको कि हम tan थीटा से दिखाते हैं, दैट विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ये इज tan 30 डिग्री, यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये डी ऑप्शन लिखिए करेक्ट गया। जबकि ऑप्शन ए में लिख रहा स्लोप ऑफ ए इज tan 45 डिग्री, यही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ए का जो स्लोप है वो tan 30 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर बच्चों tan 30 डिग्री के इक्वल होगा dy ओवर dx दैट इज tan थीटा। ये tan 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, ना कि tan 45। तो यहाँ के लिए पहला ही गलत हो गया, गलत पूछा गया था। बाकी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। अगर बी का मैं स्लोप देखूं, देखो बेटा यहां तक का एंगल 45 है और यहां से आगे बढ़े तो ये 45 है, ये 15 है, तो टोटल ये एंगल कितना बनेगा 60। यानी कि अगर बी के लिए मैं स्लोप देखने जाऊं तो बी के लिए जो स्लोप आएगा बेटा वो यहां के अंदर हो जाएगा tan 45 डिग्री, माफ करिएगा tan 60 डिग्री। यहाँ के लिए इसका मतलब ये वाला स्लोप जो बी के लिए है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ये, तो दूसरा तो सही लिख रहा है। थर्ड में लिख रहा है स्लोप ऑफ बी इज tan 60 डिग्री। बिल्कुल सर, बी के लिए स्लोप की वैल्यू tan 60 डिग्री होनी चाहिए, तो गलत कौन सा है यहाँ के अंदर? रॉन्ग जो है दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए या 1 यहाँ के लिए है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन पेपर का अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है, देखें आप लोग। इसमें एक सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है। वो सिंपल सी बात ये है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, कोई मेजरमेंट किया जाए तो उसकी ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का जो गैप होता है उसी को हम एब्सोल्यूट एरर का नाम देते हैं। यहाँ पर R1 इक्वल टू दिस मच, R2 इक्वल टू दिस मच, R3 इक्वल टू दिस मच, बेटा ऐसे कुछ यहाँ डेटा दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कहाँ पे एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम होगा। जहां तक प्लस माइनस की बात होती है तो बच्चों एरर सीधे सीधे सम हो जाता। जैसे R2 प्लस R3 की मैं बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो दोनों का जब सम करेंगे तो दोनों के जो एब्सोल्यूट एरर, ये क्या कहलाएगा? इतना हिस्सा जो यहाँ के अंदर बच्चों है ये हिस्सा कहलाएगा एरर। ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है,
ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सब क्या है, एरर्स। अगर एब्सोल्यूट एरर मैं इसमें R2 प्लस R3 में देखने जाऊं तो क्योंकि प्लस माइनस में एब्सोल्यूट एरर सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो दोनों ही के केस में जो एरर्स हैं वो सीधे सीधे ऐड होते हैं। तो यहाँ के अंदर बच्चों इन दोनों में R2 में जो एब्सोल्यूट एरर है 0.2 ओम का है और R3 में जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.3 ओम का है, तो दोनों का मिलाकर जो एब्सोल्यूट एरर होगा 0.5 ओम का होगा यहाँ के लिए। अगर मैं यहां पर जाता हूं R1 प्लस R4 में तो R1 में एब्सोल्यूट एरर 0.1 ओम का है और बेटा R4 में एब्सोल्यूट एरर 0.4 ओम का है। तो इन दोनों को अगर मैं देखता हूं तो दोनों का मिलाकर हो जाएगा 0.5 ओम। यहां पर R1 और R4 को प्लस करने पर एब्सोल्यूट एरर बच्चों यहां के अंदर R1 प्लस R4 0.1 प्लस 0.4 यानी कि 0.5 ओम आ जाएगा। अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करूं तो दो तीनों के एब्सोल्यूट एरर का सम हो जाएगा, सीधे सीधे ओवरऑल एरर जो होगा वो तीनों के एब्सोल्यूट एरर का सम हो जाएगा। 0.1 0.2 0.3 मेरे ख्याल से आ जाएगा 0.6। यहां के अंदर बच्चों अगर मैं R3 प्लस R4 करूं, R3 प्लस R4 करूं बच्चों तो R3 में 0.3 ओम का एब्सोल्यूट एरर है, R4 में 0.4 ओम का एब्सोल्यूट एरर है। तो इन दोनों का मिला के जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो सीधे सीधे जुड़ जाएगा बेटा 0.7 ओम के इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन सभी में सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट एरर मुझे ऑप्शन 4 में मिलेगा। इसका मतलब क्वेश्चन के पूछे गए लैंग्वेज के हिसाब से जो करेक्ट अल्टरनेटिव यहां के अंदर बनेगा बच्चों वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ गए? ओके बच्चा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। होपफुली इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया होगा। बड़ा नॉर्मल सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें आप लोग यहां आ गए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमसे कहा गया है कि सर ऐसा है कि मंकी वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ किस साइड गया। अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट यहां बनाऊं तो ये वाला डायरेक्शन यहां पर जब हम कॉपी में या बोर्ड पे बनाते हैं तो इसको नॉर्थ बनाते हैं, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। मैंने आप सबको पढ़ाते वक्त ये बताया है, जितने भी बच्चे पढ़े हैं या जहां भी जिस भी आदरणीय गुरु जी से पढ़े हैं उनको ये पता होगा कि यहाँ पर जब इस तरह के सवाल आते हैं स्टेप में बताया जाता है कि अभी वो ईस्ट जा रहा, देन टर्न हुआ वेस्ट जा रहा है। इस तरह के सवाल में आसानी के लिए हर स्टेप की शुरुआत आप ओरिजिन से करिए। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि वेक्टर ट्रांसलेशन का नियम लागू हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो 5 मीटर ये चल रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी पहला जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ के अंदर हुआ होगा बच्चों, जो पहला डिस्प्लेसमेंट यहाँ के अंदर हुआ होगा, अगर मैं पहले पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये 5 मीटर गया है नॉर्थ की ओर, तो पहला डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ जे कैप। हम इसको y मान रहे हैं दिमाग में, ठीक है। इसी तरह फिर वो टर्न हुआ होगा 3 मीटर ईस्ट यहां से हालांकि गया है, लेकिन सॉल्व करने के दौरान बच्चों हम ओरिजिन से ही शुरुआत करें तो ज्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा डिस्प्लेसमेंट का जो पार्ट है वो S2 है और ये हमको कह रहा कितना गया हुआ है बेटा यहाँ के अंदर 3 मीटर ईस्ट साइड में गया है। इसको आप x मानते हुए दिमाग में 3i कैप लिख देंगे, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, किसी पोल पे चढ़ जा रहा है ऊपर की तरफ, पहले नॉर्थ गया, ईस्ट गया, फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव जेड। इसका मतलब जो लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं डायग्राम में नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 30 टाइम्स ऑफ के कैप। अब नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, जैसा कि सवाल में पूछा है कि इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट सिंपली इन टुकड़ों में जो डिस्प्लेसमेंट्स आए हैं उन सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। इसका मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों जो यहाँ के अंदर आएगा वो आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ मैं सीधा करके आई जे के में ऐसे लिख दी, इसको पहले लिख लेता हूँ 3 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ जे कैप
प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 30 टाइम्स ऑफ के कैप। और इस तरह से बच्चों जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा उसका मैग्नीट्यूड मात्र अगर निकाला जाए तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मींस 9, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मींस 25, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट 30 का स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा 30। यहाँ के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं आ जाएगा 64, स्क्वायर रूट के अंदर 64, जो कि यहाँ के अंदर आ गया 8। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो इसका होगा 8 मीटर। और यहां मैं ऑप्शन में अगर देखूं तो करेक्ट ऑप्शन यहां के लिए होगा ऑप्शन 4। ठीक है, समझ आया बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला सवाल यहां पे आप सभी लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ बना हुआ है वेलोसिटी, जैसा कि सवाल में लिखा है वीटी ग्राफ है। और क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़ के लग जा रहा है कि यहाँ पर ये वेलोसिटी रहा होगा और ये टाइम रहा होगा। वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ देखिए, ये ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, लीनियर है। लीनियर है इट मींस यहाँ के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो स्लोप रहा होगा, यहाँ पर बच्चों जो स्लोप होगा वेलोसिटी और टाइम वाले ग्राफ में वो होगा इनफैक्ट dv ओवर dt, जो कि एक्सीलरेशन के इक्वल आएगा। जब स्लोप यहाँ बच्चों ग्राफ हमारा लीनियर होता है, ग्राफ लीनियर होता है तो स्लोप कांस्टेंट आता है। स्लोप कांस्टेंट आने का मतलब यहाँ एक्सीलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मैं यहाँ पर पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, दूसरे पार्ट में भी एक्सीलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन होगा। आप देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं वेलोसिटी घटती जा रही है, क्योंकि दोनों ही ग्राफ लीनियर है। इसका मतलब वेलोसिटी के बढ़ने का या वेलोसिटी के डिक्रीज होने का जो पैटर्न होगा वो कांस्टेंट नेचर का होगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन कह लें या रिटार्डेशन कह लें बच्चों, दोनों केसेज में ये चीजें मैग्नीट्यूड में क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। मेरे प्यारे बच्चों यहां के अंदर चर्चा करते हैं, यहां से यहां तक किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सीलरेशन यहां कहीं भी पूछ लिया जाए तो एक्सीलरेशन की वैल्यू सिंपली यहां से बच्चों मैं कुछ पॉइंट बना देता हूं। सपोज ये वाला पॉइंट हमारा ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो अगर मैं ए से बी तक जाऊं कहीं भी तो यहाँ पर इसके बीच में जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब यहाँ एक्सीलरेशन होगा, वो बच्चों कांस्टेंट होगा और यहाँ tan थीटा के बराबर आएगा। tan थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 90 से कम है जो कि 30 डिग्री, tan 30 डिग्री यहाँ के अंदर आ जाएगा। यहाँ के अंदर 1/√3 इतना इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए। और अगर B से चल के हम C तक जाएं तो यहाँ एक्सीलरेशन की जो वैल्यू हमारे पास होगा बेटा वो tan थीटा के बराबर फिर से होगा, लेकिन थीटा इधर से लिया जाएगा, इधर से लिया जाएगा तो tan 120 आ जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों tan 120 आ जाएगा जो कि होगा माइनस ऑफ tan 60। अब एक्सीलरेशन इतना है मतलब इनफैक्ट रिटार्डेशन है। यहां के अंदर बच्चों ये आ जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 3। अब देखो ऑप्शन में जाते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है एक्सीलरेशन एट पॉइंट P इज 30 डिग्री। यहां के अंदर इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट P पर एक्सीलरेशन tan 30 डिग्री के इक्वल है, बिल्कुल सही बोल रहा है। पॉइंट P नहीं, किसी भी पॉइंट यहां से यहां तक पूछा जाए एक्सीलरेशन tan 30 डिग्री ही होगा, ये से बी तक में कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है बच्चों, यहां पे फिर कह रहा है स्पीड इज इंक्रीजिंग एट P। नो डाउट एक्सीलरेशन अगर है तो स्पीड कह लीजिए या वेलोसिटी कह लीजिए, यहां दोनों ही बातें सही होंगी, यहां दोनों ही इंक्रीज कर रहे होंगे, तो दूसरा ऑप्शन भी यहां करेक्ट है। लेकिन हमें इनकरेक्ट खोजना है, ध्यान रहे। रिटार्डेशन एट Q इज tan 60 डिग्री, पॉइंट Q पर जो रिटार्डेशन है उसको बोल रहा है tan 60 डिग्री है। बिल्कुल सर, रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड यहाँ के अंदर होगा पॉइंट Q पर वो tan 60 डिग्री के इक्वल होगा। अगर एक्सीलरेशन को मैं बोल रहा हूं माइनस tan 60 डिग्री तो रिटार्डेशन कितना होगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ के अंदर इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है। सर स्पीड इज इंक्रीजिंग एट Q, नहीं सर, B से
सी तक किसी भी पॉइंट पर जाएं, ए से बी तक जा रहे हैं स्पीड इंक्रीजिंग नेचर का होगा, बी से सी तक जाएंगे तो स्पीड डिक्रीजिंग नेचर का होगा, क्योंकि यहां रिटार्डेशन काम कर रहा है। समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब यहाँ चौथा वाला फोर्थ वाला ऑप्शन जो गलत है, और गलत ही रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहां से सेलेक्ट करना था। इट मींस करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन 4। समझ गया? अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जो सवाल होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों देखते हैं क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्वाइन इज प्लेस्ड, बेटा यहां पर जो बोल रहे हैं क्वाइन इज प्लेस्ड एट द रोटेटिंग टर्न टेबल, जस्ट स्लीप इफ it is placed at a distance of 4 centimeter from the center, if length if angular velocity of the turntable is doubled, it will just start to sleep at a distance of। बच्चों एक टर्न टेबल है, मतलब वो ऐसे घूम रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। मैं समझाने का कोशिश करता हूं। यहां के अंदर ये रहा आपका एक टर्न टेबल, ऐसा कोई एक टर्न टेबल है बच्चों, इस तरह से। ये कोई एक्सिस बना देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिमाग में ये समझ में आए। देखो यहां के अंदर ये कोई सा बच्चों यहाँ टर्न टेबल है, ये मैं इसका एक्सिस ऐसे बना देता हूं, डिस्क नुमा स्ट्रक्चर होगा ऐसे। इसके सेंटर से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई क्वाइन रखा हुआ है, यहां पर कोई क्वाइन रख दे रहे हैं बच्चों इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। सपोज यहाँ पे एक क्वाइन कहीं रख दे रहे ऐसे इस पर्टिकुलर जगह। ये सेंटर रहा, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो जब ये टर्न टेबल बच्चों रिवॉल्व करेगा, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम मान के थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा होपफुली, हालांकि सॉल्व दोनों से होगा। यहां के अंदर ये क्वाइन है, जब ये रिवॉल्व करेगा तो इनफैक्ट एक एक्सीलेटेड फ्रेम पर होने की वजह से इसके ऊपर बच्चों स्यूडो फोर्स लगेगा। इसके ऊपर आप देखें इस तरह से इसको स्यूडो फोर्स खींचेगा। अगर ये फोर्स स्यूडो फोर्स इधर खींच रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स यूं माफ करिएगा, इसके ऊपर बच्चों फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से इसे रोक रहा होगा। यहां पे अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये बच्चों यहां पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये वाला स्यूडो फोर्स यहां स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो गया, तो ये क्वाइन जो है बच्चों आउटर साइड में पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। ओकरा शिफ्ट ना हो, मतलब एकदम लिमिटिंग वाला केस। तो यहां के अंदर बच्चों जो लिमिटिंग वाला केस है, यानी एफएस मैक्स शुड बी इक्वल टू एफसीएफ। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों एफएस मैक्स, देखो हम क्वाइन को यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, कहीं भी रखें, सरफेस का नेचर वही है, क्वाइन वही है, तो ये जो एफएस मैक्स की वैल्यू वो नहीं बदलेगी। यानी कि यहां पे अब हमें दो स्थान पे चेक करना है। पहले रखे थे ये जो एफसीएफ है, इसको लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के टर्म में ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों पहले यहां रखें, बाद में कहां किया जाए, जब एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिए। अगर एंगुलर वेलोसिटी को डबल करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। पता चला कि ये शिफ्ट होने लगा। तो बच्चों इस शिफ्ट ना हो, हम पोजीशन कैसे इधर उधर करें कि शिफ्ट ना हो। बच्चों यहां पर पहले केस में जो यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, स्यूडो फोर्स होगा, या यूं कह लीजिए जो यहां के अंदर बच्चों एफएस मैक्स होगा, वो हर केस में बराबर रहेगा। पहले केस में एफएस मैक्स की वैल्यू होगा एम आर1 ओमेगा 1 स्क्वायर। दूसरे केस में वही एफएस मैक्स रोक रहा होगा, जब पोजीशन चेंज कर दिया गया होगा तो वही इक्वल टू यहां के अंदर आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा एम आर2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे कुछ ओमेगा 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्योंकि ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, इसका मतलब R1 ओमेगा 1 स्क्वायर, R1 ओमेगा 1 स्क्वायर बेटा यहां के अंदर हो जाएगा R2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। समझिएगा R2 पूछा गया है, R2 के जगह पर हो जाएगा R1 ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। बच्चों R1 जो हमारा है
वो दिया हुआ कि पहले जो कॉइन रखा हुआ था वो 4 सेंटीमीटर वाले पोजीशन पे रखा हुआ था। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, यहाँ पे जो इन दोनों की वेलोसिटी है, पहले अगर ओमेगा तो बाद में डबल करने की बात कही गई है। इसका मतलब ये हमारे पास 4 इंटू 1/4 दैट इज 1 सेंटीमीटर। पहले अगर 4 सेंटीमीटर था तो अब 1 सेंटीमीटर पर आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो शिफ्ट होने लग जाएगा, फिसलने लग जाएगा। 1 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, समझ आया बच्चों? होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमारा अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। कहा गया है ये व्हील ऑफ डायामीटर 1 मीटर मेक्स 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। कोई व्हील है जो रिवॉल्व कर रहा होगा, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड के रेट से वो रिवॉल्व कर रहा है। व्हील का मतलब ऐसे एक चक्र, यहां पे ये कोई सा व्हील है बच्चों, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करने का जो यहाँ फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो दिया है यहाँ के अंदर 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्मॉल एफ दिया है। कहा गया कि बताइए लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस विल बी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ। देखो 2 पाई एफ की वैल्यू उन्होंने दिया 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यहां पर हो गया 30, तो ये हो गया 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब हर पॉइंट इसके सरकमफेरेंस पे बैठा हुआ, हर पॉइंट इतने पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा होगा, इतने एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा होगा, इस तरह से बच्चों चल रहा होगा। तो सवाल ये है कि सर ये बताइए यहाँ लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी इसका निकालने के लिए जाऊं तो v की वैल्यू सिंपली r ओमेगा के बराबर है, और r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू यहाँ के अंदर नहीं बल्कि डायामीटर दिया है 1 मीटर। डायामीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस 1/2 मीटर हो जाएगा, और ओमेगा के जगह पे बच्चों आ जाएगा 60 टाइम्स ऑफ पाई, माफ करिएगा 60 टाइम्स ऑफ पाई। और इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 पाई मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ऑप्शन को खोजूं तो करेक्ट चॉइस जो मुझे दिख रहा है दैट इज ऑप्शन 1। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई होगी। अब बेटा हम आगे बढ़ेंगे, हम आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं जो कि होगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा कहा गया है ये व्हील हैविंग रेडियस, एक कोई व्हील है जिसका रेडियस यहां मेंशन किया गया है। कहा गया है ये व्हील हैविंग रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर इज कपल्ड बाय ए बेल्ट टू अनदर व्हील ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। फर्स्ट व्हील इंक्रीजेस इट्स एंगुलर स्पीड फ्रॉम रेस्ट एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 1.57 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ओमेगा दिया है पहले वाले का। यहां पर इस रेट से यहां पर इंक्रीज करने की बात कर रहा है। यहां के अंदर बच्चों कहा गया इंक्रीज एंगुलर स्पीड फ्रॉम द रेस्ट विथ यूनिफॉर्म रेट। यहां पर बच्चों रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, होपफुली अल्फा दिया है। हमसे कहा गया है कि बताइए टाइम फॉर द सेकेंड व्हील टू रीच ए रोटेशनल स्पीड ऑफ 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहां के अंदर बच्चों 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट पहुंचने के लिए यहां क्या कॉन्सेप्ट, एज्यूम दैट बेल्ट डज नॉट स्लिप। सवाल कुछ ऐसे है बेटा, देखो तो दो व्हील्स हैं, एक का रेडियस 20 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस 30 सेंटीमीटर। मैं आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। देखिए यहां दो व्हील है बच्चों, एक व्हील ये रहा और एक व्हील थोड़ा बड़ा 30 सेंटीमीटर रेडियस वाला। ये दोनों बेल्ट के जरिए कपल्ड हैं। सवाल के अनुसार बेल्ट के जरिए कपल्ड होने का मतलब ऐसे बेल्ट चल रहा होगा इसके ऊपर से बेटा इस तरह से इसके ऊपर से, माफ करिएगा,
इसके ऊपर से बच्चों इस तरह से बेल्ट क्रॉसओवर हो रहा होगा, ऐसे ऐसे टच करते हुए यूं बढ़ रहा होगा, ऐसे। यहां पर बच्चों दो व्हील्स हैं, इस तरह से कपल्ड हैं, जो भी टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बना हो, कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे व्हील नंबर 1 है, इसका रेडियस मेंशन है 20 सेंटीमीटर और अगले का रेडियस बच्चों मेंशन है 30 सेंटीमीटर। जीरो से रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ के अंदर सवाल पढ़कर यही लग रहा है फ्रॉम रेस्ट। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ये चलेगा तो बेल्ट भी चलेगा और बेल्ट चलेगा तो यहाँ दूसरा वाला जो व्हील है उसका भी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ के अंदर जितने एंगुलर वेलोसिटी से, या यूं कह दीजिए जितने लीनियर वेलोसिटी से ये चल रहा होगा, उतने ही लीनियर वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट भी चल रहा होगा, उतने ही लीनियर वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट भी चल रहा होगा, उतने ही लीनियर वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट भी चल रहा होगा, उतने ही लीनियर वेलोसिटी से। बच्चों आप क्या देख रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि फिसलना तो है नहीं। यहाँ के अंदर बच्चों लीनियर वेलोसिटी सबके लिए क्या है, सेम है। और इस तरह से मैं एक चीज और कह सकता हूं, जितने एक्सीलरेशन से ये वाला पॉइंट आगे बढ़ रहा होगा लीनियर एक्सीलरेशन, उतने ही लीनियर एक्सीलरेशन से ये वाला पॉइंट भी आगे जा रहा होगा और उतनी ही लीनियर एक्सीलरेशन से यहां जितने पॉइंट्स मैंने दिखाए सब के सब चल रहे होंगे। जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम मेजर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे हर पॉइंट का लीनियर एक्सीलरेशन सेम होगा। लीनियर एक्सीलरेशन यहाँ व्हील्स के लिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम करेगा। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर जाके देखें तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों व्हील के लिए क्या होगा, सेम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को हम लोग लिखते हैं AT इक्वल टू आर अल्फा। यहां के अंदर हो जाएगा R1 अल्फा 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा, माफ करिएगा प्लस नहीं, इक्वल टू यहां के अंदर हो जाएगा R2 अल्फा 2। अब देखो ध्यान से, पहला जो हमारा व्हील है बेटा उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और पहले वाले का जो एंगुलर एक्सीलरेशन हमको दिया हुआ है वो दिया 1.57 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, स्टैंडर्ड यूनिट में भी दिया है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वाले का 30 सेंटीमीटर दिया है, हम निकाल लें दूसरे वाले के लिए अल्फा क्या होगा, कितने एंगुलर एक्सीलरेशन से घूम रहा होगा। यहां के अंदर बच्चों अगर अल्फा 2 निकालने के लिए जाते हैं तो जाएगा 20 इंटू 1.57 डिवाइडेड बाई 30, ऐसा कुछ आ गया। यहां के अंदर 2 0 0 कैंसिल हो गया, 2/3 इंटू 1.57 ऐसा कुछ आ गया बच्चों। इस तरह से यहां पर सिचुएशन। अब ये वाला कितने इसका पूछा गया है कि सर आप बताइए कितना टाइम लेगा कि इसका जो एंगुलर स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी वो 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाए। हम सेकेंड वाले व्हील के लिए लगाने जा रहे हैं, क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ कांस्टेंट नेचर का है, तो हम यहाँ गैलीलियो जी के इक्वेशन को एंगुलर फॉर्म में लगा सकते हैं। हमारे पास होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी के अनुसार इसको मैंने मॉडिफाई कर लिया। ओमेगा 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ध्यान से सुनिएगा, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब हो गया 100, यहीं पर लिख देते हैं 2 पाई एफ, और एफ इज द फ्रीक्वेंसी जो कि दिया 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाए। तो यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 60, ये हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। समझिएगा इस बात को। यहां के अंदर बच्चों प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी। अल्फा अभी अभी मैंने निकाला, दूसरे वाले के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 यहां के अंदर हो जाएगा इंटू 1.57। मैं थोड़ा जगह लेके लिख देता हूं बच्चों इसको साफ साफ। दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट। शुरुआत में बेटा ये जीरो वेलोसिटी से चल रहा था, एक चीज यहां हो रहा था मिस, शुरुआत में जीरो वेलोसिटी से चल रहा था। यहां के अंदर प्लस हो जाएगा अल्फा 2 इंटू टी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां के अंदर टी की वैल्यू हो जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई अल्फा 2। ओमेगा जो हमारा है 2 पाई एफ, यहां के अंदर हो गया 2 पाई एफ।
और एफ जो है वो इतना हो जाना चाहिए। मैं दूसरे वाले के लिए अप्लाई कर रहा हूं, एफ इतना हो जाना चाहिए। एफ के जगह 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये हो जाएगा बेटा 100 डिवाइडेड बाई 60, इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा अपान अल्फा टू। बेटा अल्फा टू जो यहाँ के अंदर है वो आपको अभी निकाला है आपने, कितना आ रहा था, ये आ रहा था आपका 2/3, यहाँ के अंदर बच्चों आ रहा था 2/3 इंटू 1.57, ऐसा कुछ आ रहा था। तो देखें यहाँ कुछ चीजें कैंसिल होंगी, कुछ कैंसिल नहीं भी होंगी। 1.57 इंटू 2 दैट इज 3.14, 3.14 कैंसिल हो जाएगा पाई से, ठीक है। यहां के अंदर बच्चों ये वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 ऊपर पहुंच गया तो हो गया 6 डिवाइडेड 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान 60। ये पूरा सॉल्व वाल्व करेंगे बच्चों, दिख गया इसका आंसर, यहाँ 10 आ गया, यानी कि 10 सेकंड का समय यहाँ के अंदर लग रहा होगा। सॉल्व करिएगा आराम से आप, यहाँ के अंदर बच्चों 10 सेकंड का टाइम लग रहा होगा, तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा वो होगा 10 सेकंड। दैट मींस ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सिंपल सा यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगा, दोनों के टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम होंगे, सेम किया, और पहले वाले का एंगुलर एक्सीलरेशन दिया है, उसकी मदद से, उसके हेल्प से मैंने दूसरे वाले का एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लिया। एंगुलर एक्सीलरेशन जो भी आए, व्हाट एवर वैल्यू तो बदल सकता है यहाँ के अंदर। उसके बाद मैंने दूसरे वाले के लिए गैलीलियो जी का इक्वेशन एंगुलर फॉर्म में लगाया, और यहाँ के अंदर कितना टाइम लगेगा 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट पाने में, हम लोगों ने निकाला तो आ गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। समझ आया बच्चों? तो होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें सब लोग, अगला जो हमारा सवाल है बच्चों दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल सी बात एक बोली गई है, टू सर्कुलर लूप्स ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम वायर। दो सर्कुलर लूप्स हैं बच्चों और सेम वायर के बनाए गए हैं, एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 1:n। यहां पर बच्चों मैं रैंडमली ऐसे दो लूप बना देता हूं, यहां पे सेम वायर के बने हैं, मतलब जितना थिकनेस, जितना डायामीटर, वायर का डायामीटर जितना यहां होगा उतना यहां होगा। समझ में? कहा गया है कि इनके अंदर जो रेडियस है, यहाँ का रेडियस सपोज r1 है और यहाँ का रेडियस सपोज r2 है, तो क्वेश्चन के अनुसार r1/r2 का रेशियो जो है वो 1/n के इक्वल है, ऐसा सवाल बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा दियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स आर इन द रेशियो 1:m। मतलब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अबाउट, इस पेन वाले एक्सिस के अबाउट निकालें और इसका निकालें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो 1:m आ रहा है। तो m और n के बीच रिलेशन क्या होगा पूछा गया है। बच्चों यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें लिंक करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए सवाल के अंदर जो इंफॉर्मेशन दिया है I1/I2, अगर हम निकालने चलें तो ये होगा बच्चों, क्योंकि रिंग का केस है, रिंग के केस में हमारे पास होगा m(r²), तो पहले के लिए होगा m1(r1²), दूसरे के लिए होगा बेटा m2(r2²). अब देखो एक चीज देखो, मास इक्वल टू, अगर इस रिंग को खोलूं तो एक वायर बन जाएगा, अगर पर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा ले लूं तो ये मास m1 जो हमारे पास इसका मास है, m1 जिसको लिखा है वो हो जाएगा 2πr1 इंटू λ1, और यहां के अंदर बच्चों इसका मास हो जाएगा m2 इक्वल टू 2πr2 इंटू λ2। इस तरह से अगर मैं यहां पर रखता हूं इसको, तो I1 डिवाइडेड बाई I2 जो हमारे पास होगा बेटा वो हो जाएगा, देखिए जब मैं रखूंगा तो 2π कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम वायर के दोनों बने हैं। एक बार रख ही देता हूं, यहां के अंदर m1 की जगह रख दिया 2πr1 λ1 r1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2πr2 λ2 इंटू r2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये सेम वायर के बने हैं, तो जो λ1 होगा वही λ2 होगा, मास पर यूनिट लेंथ दोनों के लिए सेम होगा।
तो इस तरह से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल क्यूब। ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। यहां के अंदर बच्चों ये हो गया I1 डिवाइडेड बाई I2। सवाल के अंदर कहा कि I1 डिवाइडेड बाई I2 जो है वो 1/m है। सवाल के अंदर यहां के जगह पे आ गया 1/m, और R1/R2 सवाल के अंदर दिया है 1/n, तो यहां के अंदर हो जाएगा 1/n का होल क्यूब। इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n क्यूब। m इक्वल टू n क्यूब यहाँ के लिए करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब जो करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर सवाल में क्वेश्चन में होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन 3। समझ आया? होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो यहां देखें क्या कह रहा है, मिसाइल इज लॉन्च्ड विथ वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी। ओके, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी। कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, मान लो मेरे अर्थ का कर्वेचर है, यहां से कोई मिसाइल लॉन्च करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भैया यहां पर ये मिसाइल को लॉन्च करना है। ठीक है, यहां पर अगर इस मिसाइल को, ये जो मिसाइल यहां से लॉन्च करने जा रहे हैं बच्चों, अगर इस मिसाइल को वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे दें या एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दें तो ये g इक्वल टू 0 वाले लेवल में पहुंच जाएगा और यहां ये एस्केप कर जाएगा, यानी इसकी एनर्जी जो है 0 या 0 से आगे यानी पॉजिटिव अगर हो गया। देखिए जो हमारा सैटेलाइट है या जो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बाउंडेशन से बंधा हुआ है उसकी ओवरऑल एनर्जी निगेटिव आती है। तो अगर यहां के अंदर हम इतनी एनर्जी इसको दे दें, इतनी एनर्जी दे दें कि वो एनर्जी इसके बाइंडिंग एनर्जी यानी टोटल एनर्जी के बराबर हो, तो इसकी एनर्जी अगर 0 हो गई तो एस्केप कर जाएगा, 0 से ज्यादा हुआ यानी पॉजिटिव हुआ तो भी एस्केप कर जाएगा। अब यहां पर जो इसे वेलोसिटी दी गई वो लेस देन एस्केप वेलोसिटी दी गई, मतलब ये बंधन मुक्त नहीं होगा, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार नहीं कर पाएगा। पार नहीं कर पाएगा तो उसी फील्ड के अंदर ही रहेगा, फील्ड के अंदर ही रहेगा तो वापस भी आएगा। इसका मतलब इसकी एनर्जी निगेटिव ही रहेगी। ओवरऑल एनर्जी निगेटिव पहले भी था, अभी भी निगेटिव होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी मैंने दे रखा बेटा वो एस्केप वेलोसिटी से कम है। तो यहाँ पर यही पूछा गया लेस देन एस्केप वेलोसिटी से हम इसको अगर भेज रहे हैं तो बताइए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसको टोटल एनर्जी कहते हैं, वो कितना होगा। तो टोटल एनर्जी इसका अभी भी निगेटिव आएगा, क्योंकि इसको दी गई वेलोसिटी उतनी नहीं है कि इसको बच्चों एस्केप करा सके, अभी भी वो बाउंडेशन में ही रहेगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बच्चों निगेटिव, यानी कि ऑप्शन 2। समझ आया? ये था बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें सब लोग अगला सवाल, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is incorrect for planet rotating about the sun in an elliptical orbit। इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब सन के चारों तरफ, जैसा कि केपलर जी ने नियम दिया था, यहां के अंदर इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ, यहां कहीं सन है, यहां इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई प्लेनेट, अर्थ हो या कोई अदर प्लेनेट हो, इस तरह से अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो होता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉलो होता है, टार्क सन के अबाउट हमेशा 0 रहेगा, मेरे प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये सारी बातें यहाँ आपको जाननी चाहिए। एंगुलर माफ करिएगा एरियल वेलोसिटी यहाँ के अंदर कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे ऐसा हम लोग केपलर लॉ में सीखे हैं। अब देखते हैं क्या क्या यहाँ के अंदर है। हमसे कहा गया है इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, इनकरेक्ट पूछा गया है। इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ नहीं है।
केवल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सन और अर्थ के बीच में, जो कि यहाँ कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहना ही है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन इज कांस्टेंट। मैंने बताया केपलर जी का जैसा कि नियम है, एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व बना रहेगा। एरियल वेलोसिटी अबाउट द सन इज कांस्टेंट। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चों अगर कोई प्लेनेट यहां से चलकर यहां तक आने में कुछ समय लिया हो और सेम प्लेनेट यहां से चलकर सपोज करिए यहां तक आने में कुछ समय लिया हो, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम और यहां से यहां तक आने का टाइम अगर बराबर हो बाय द वे, तो यहां पर ये एरिया भी सेम होगा, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। आपने सेकंड लॉ, केपलर के सेकंड लॉ में यही सीखा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहां ये चीज गलत लिख दिया, आर क्यूब का मतलब एक तरह से दूरी हो गया, एवरेज डिस्टेंस हो गया। बेटा यहाँ के अंदर टाइम पीरियड जो होता है उसका स्क्वायर आर क्यूब एवरेज। वैसे तो केपलर के लॉ में सेमी मेजर एक्सिस का नाम लिया जाता है, उसको कन्वर्ट करते हैं तो एवरेज डिस्टेंस आ जाता है, ये वाला रिलेशन फिर होता है। ये नहीं होता कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये गलत है। तो यहाँ के अंदर इसका मतलब ऑप्शन 4 गलत बोल रहा है, और गलत ही इनकरेक्ट ही क्योंकि मुझे खोजना था, इसलिए करेक्ट चॉइस हमारा जो ऑप्शन के लिहाज से होगा वो होगा ऑप्शन 4। समझ गए बच्चों? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।